तो आप लोगों ने देखा था कि यहाँ तक काफी सारे न्यूमेरिकल्स हो गए थे। उस न्यूमेरिकल के आगे अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया था, ये वाला भी हो गया, इस न्यूमेरिकल को भी कर लिया था। सिमिलरली ये वाला भी न्यूमेरिकल हो गया, ये भी हो गया था, इस वाले को भी कर लिया था। डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स आते थे इसमें, कुछ याद होगा ऐसे करके कुछ, ठीक है ना। सिमिलरली ये देखते हैं आगे, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हो गया था। ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया था कंप्लीट। इसको देख रहे हैं, A conducting circular loop is placed in uniform transverse magnetic field, ये भी हो गया था। इस न्यूमेरिकल की बात करें, ये भी कंप्लीट है। ठीक, नेक्स्ट ये लाइट बल्ब कब इंक्रीज कर रहा, कब इसकी लाइट डिमर हो रही, इसके बारे में भी डिस्कशन हो गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखें तो हमारे पास ये वाला है। ठीक, चलो इस न्यूमेरिकल को पढ़ो और देखो। इस न्यूमेरिकल के लिए टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम चाहिए। टाइम 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 अगर 1 मिनट का दे दें तो 1 मिनट के टाइम के लिए यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। ठीक, इसके लिए परफॉर्म करके देखें, अगर लग रहा है तो ठीक, नहीं तो इसके बाद हम बताएंगे। इस न्यूमेरिकल को देखना है तो एक बात देखें, इसको होल्ड करते हैं हम 1 मिनट, खुद से करके देखिएगा। अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो रहा है तो आगे से देखते हैं हम लोग। या तो करना हो तो कर लिए, 1 मिनट में ट्राई करना चाह रहे हैं तो करके देख सकते हैं आप। ठीक, आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितने पानी में है। पानी में होने का मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले पहचानना है कि ये क्या बना है, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है। अगर है तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, और अगर नहीं है तो क्या कैसे यूज करेंगे, वो सब चीजें यहाँ पे हमको देखनी है। तो फिलहाल अभी देखते हैं इसमें, थोड़ा 7 मिनट से सॉरी सेकंड बचे हैं, ये घंटी बज गई। तो घंटी बज गई तो इसके आगे हम करके देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान देना इस चीज को। एक कुछ इस टाइप का डायग्राम पड़ा होगा, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। रफली बना रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे बना हुआ है। इसको बोलते थे पी, ये है क्यू, ये आर एंड ये एस, पी क्यू आर एस। तो अगर इन पी क्यू आर एस में एक कंडीशन हमारी थी जो सेटिस्फाई हो जाती थी, जिसको हम बोलते थे पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, ठीक, तब हम बोलते थे कि जो बीच वाला रेजिस्टेंस कुछ भी लगा है, मान लिख के है, ठीक, तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से क्या कर सकते थे, इसको हटा सकते थे, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई होते देख रहे हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन है, ठीक है ना, बैलेंसिंग कंडीशन इसको बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करके अगर हम देखें तो क्या देख पा रहे हैं, क्या लगता है कि क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन है या अनबैलेंस है। तो जरा देखो, इसको अगर हम बोल दें कि ये पी है, ये है क्यू, ठीक, इसको आर ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं, ठीक, ऐसे। तो जरा देखो, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, क्या सेटिस्फाई होता है। P की वैल्यू क्या है 2, Q की वैल्यू क्या है 2, R क्या है, R भी है 2 एंड S भी क्या है 2, यानी कि ये बैलेंसिंग कंडीशन 1 by 1 आ रही है। तो हम बोलेंगे कि ये एक बैलेंसिंग व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में है तो उस सिचुएशन में हम इतना कंफर्म है, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस हमने लगाया है, अब इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, मानेंगे कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है तो अब इतना तो इस डायग्राम से, सर्किट से कंफर्म हो गया कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम का, और एक ये वाला रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये दोनों आपस में सीरीज में है। सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये भी आपस में किसमें है, सीरीज में। तो अगर इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें, तो सीरीज में सॉल्व करने के लिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो सीरीज के लिए हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4 ओम, यानी कि यहाँ का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। सिमिलरली यहाँ पे भी सीरीज में है, तो 2 ओम एंड 2 ओम को अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये भी कितना आ रहा है 4 ओम। तो यानी कि यहाँ का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये भी कितना है 4 ओम। मतलब ये कुछ डायग्राम ऐसे बनकर तैयार हुआ। अगर इसको हम थोड़ा रफली बनाए यहाँ पे, ये कुछ ऐसे बना है, जहाँ पे
ये वाला भी 4 ओम है और ये वाला भी 4 ओम है। अब ये 4 और ये वाला 4 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में? यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम इनको सॉल्व करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसमें किसी एक को R1 बोल दें, सपोज दैट दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो इसकी वैल्यू को अगर हम फाइंड करें तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, 4 4 जा 16 अपॉन 4 प्लस 4 दैट इज 8, 8 2 जा 16। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? 2 ओम। यानी कि इससे ये पता चल रहा है हमें, ये जो पूरा सर्किट डायग्राम बनाया अभी हमने, ये वाला जितना भी इसका पोर्शन है, इस पोर्शन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? ये है 2 ओम। इतना तो हमें कंफर्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, ए मेटेलिक स्क्वायर लूप ए बी सी डी ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसका साइड कितना है? 15। तो हम बोले दे रहे ये साइड कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये वाला साइड कितना है इसका? 15 सेंटीमीटर। एंड रेजिस्टेंस 1 ओम। इस वाले का रेजिस्टेंस कितना हम बोले दे रहे हैं? इसका रेजिस्टेंस चलो हम बोल दें कितना है? 1 ओम, ठीक है ना, 1 ओम। इज मूव्ड एट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v मीटर पर सेकंड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी है? ये है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होती तो कंडीशन बदल जाती, लेकिन यहाँ पे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कितनी है? 2 टेस्ला की। तो यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखें कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितनी है? ये 2 टेस्ला है एंड यूनिफॉर्म है एंड बीइंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है ना। द लूप इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। लूप को कनेक्ट किया गया है एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से ऑफ रेजिस्टेंसेस। काफी सारे रेजिस्टेंस का एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उससे इस लूप को कनेक्ट कर दिया गया है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, जैसा कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लूप फॉर विच 2 मिली एम्पियर करंट फ्लोज इन द लूप। मतलब क्वेश्चन में सिंपल सा ये बोल रहा है, ये एक एबीसीडी स्क्वायर लूप है, ठीक। इस लूप की साइड 15 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस 1 ओम है और इस लूप के साथ जो स्क्वायर लूप है, इस लूप के साथ एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, जिसमें से सभी का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। और कुछ इस टाइप से डायग्राम बना है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस लूप को कितनी वेलोसिटी से मूव कराएं कि इस लूप में जो करंट है फ्लो हो रही है वो कितनी हो जाए? 2 मिली एम्पियर। मतलब करंट हमें कितनी रिक्वायर्ड है? दिस इज I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? I इज इक्वल टू 2 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। ये आपकी करंट आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे तो हमने देख ही लिया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम आ गया। तो अब इसको हम हटा रहे हैं ताकि जगह थोड़ी खाली हो और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक। इतना ध्यान रखें कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आगे है वो कितना आ गया। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि इस पूरे नेटवर्क का आर इक्विवेलेंट है जो कितना आ गया? वो 2 ओम आ गया है, ठीक। 2 ओम नेटवर्क का आ गया। अब एक बात बताना, इसमें कहा गया था कि जो लूप है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो ये जो 1 ओम यहाँ पे होगा इस 2 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। तो अगर सीरीज में कनेक्ट होगा तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा, नेट रेजिस्टेंस आर, ये हो जाएगा 1 ओम इस लूप का प्लस 2 ओम इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। तो नेट रेजिस्टेंस जो आ गया इस पूरे डायग्राम का, वो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? दिस इज 3 ओम। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें मतलब वेलोसिटी बतानी है हमें। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से इसको मूव कराएं, ठीक। और साइड यहाँ पे गिवन है, साइड अगर हम इसकी लेंथ एल ले लें तो एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मीन्स 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। दिस इज योर length. A square loop ABCD of size 15 centimeter and size resistance 1 ohm is moved with a uniform velocity v in a uniform magnetic field 2 Tesla. The field lines normal to the plane of the paper. The loop is connected to an electrical network of the resistances each of 2 ohm. Calculate the speed of loop for which 2 milliampere current flows in the loop. अब चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का मेथड क्या है? डायरेक्ट करने का मेथड ये है कि आपको एक फार्मूला याद होगा कि अगर एक कोई कंडक्टिंग रॉड जिसका लेंथ एल है
वो किसी भी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्मल है इस टाइप से, तो अगर उस रॉड को मूव करा रहे हैं, तो अगर उस रॉड को मूव करा रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो उस रॉड में अगर हम बोल दें कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी, एक ये रॉड है जिस रॉड का लेंथ कितना है, एल है, इस रॉड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ये होता है ई इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल। ये ऐसा ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होता है। तो चाहे यहाँ से इसको वैल्यू को फाइंड कर लें, ठीक है, लेकिन करके देख लेते हैं कि ये जो ई इज इक्वल टू बी वी एल आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे आ रहा है, ठीक। तो एक स्टेप और बढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको ईएमएफ कनेक्ट करना है, ईएमएफ हमको देखना है कि कितना ईएमएफ आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के नाम दे दें, हमने कहा कि एक पॉइंट है हमारे पास, सपोज दैट पॉइंट ए, इस वाले को नाम दे दें पॉइंट बी। तो ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी क्रॉस बी इंटू डीएल होता है, वी क्रॉस बी इंटू डीएल, ठीक है ना, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब वी क्रॉस बी इंटू डीएल आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, वी बी इंटू साइन कितना थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखना जरा, वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऑलरेडी थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे, दिस विल बी योर 90 डिग्री एंड इसका लेंथ है डीएल। लेंथ कितना है एल, तो हम बोले दे रहे हैं कि यहाँ पे इसकी लेंथ 0 टू एल लिमिट लेंगे, 0 टू एल लिमिट ले रहे हैं, ठीक। ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एल वी बी इंटू साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इंटू डीएल। अब जरा एक बात बताना, जो लूप मूव कर रहा है, सॉरी ये जो रॉड मूव कर रही है, ये रॉड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी v गिवन है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है या स्पेस पे डिपेंड कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे इतना तो कंफर्म हो गया कि जो वेलोसिटी है, ये जो फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यूनिफॉर्म के लिए कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू वी इंटू बी इंटीग्रेशन 0 टू एल इंटू डीएल। अब अगर डीएल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखना जरा, इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस साइड आ रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू वी इंटू बी इंटू एल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, और लिमिट कहाँ से लग जाएगी, 0 टू एल। इस लिमिट को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, v इंटू बी, अपर लिमिट पहले रखेंगे l माइनस लोअर लिमिट 0, तो E इज इक्वल टू आ गया b इंटू वी इंटू एल। दिस इज द ईएमएफ रिक्वायर्ड, ये इतना ईएमएफ है जो इस रॉड के अक्रॉस प्रोड्यूस होगा, क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब अगर ईएमएफ आ रहा है तो एक बात यहाँ पे ये भी करने वाली हो सकती है कि अगर ईएमएफ आ रहा है तो इस ईएमएफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को कैसे देखेंगे, जरा ध्यान देना इस बात को। इस फॉर्मूले में, ईएमएफ के फॉर्मूले में आ रहा है v क्रॉस b, तो राइट हैंड रूल का यूज करेंगे और सबसे पहले अपनी फिंगर्स को पहले वेक्टर के फॉर्म में रखेंगे। पहला वेक्टर क्या है हमारा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम रख देंगे फिंगर को, और फिर फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है। तो जरा देखना, वेलोसिटी है हमारी उस साइड, तो हम सॉरी ये जो फिंगर्स है हमारी किधर चली गई, उस साइड। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो फिंगर को हम इनवर्ड ऐसे रोटेट करें, कर्ल करें, या आउटवर्ड रोटेट करें, आउटवर्ड तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमको फिंगर को इनवर्ड रोटेट करना पड़ेगा। तो ये हमने फिंगर्स को रखा वेलोसिटी की डायरेक्शन में और कर्ल किया हमने किसकी डायरेक्शन में, नेक्स्ट वेक्टर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर डायरेक्शन में। हम कहाँ चला गया, ऊपर की डायरेक्शन में। तो जो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी ईएमएफ बनेगा उसका एक एंड ऊपर वाला होगा पॉजिटिव और नीचे वाला हो जाएगा उसका नेगेटिव, ठीक। तो इस टाइप से पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल की बात की जा सकती है, ठीक। तो इतना तो कंफर्म हुआ कि अगर ये लूप मूव कर रहा है, ठीक, तो एडी और बीएल इनके बीच में नहीं होगा, एबी के बीच में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं जरा, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो आप देख सकते हैं, ये सेंटीमीटर था,
ये इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ई इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल। इस रॉड के अक्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, ई इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल, बीवीएल ईएमएफ इतना प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे उसी फॉर्मूले को लिख रहे हैं, ई इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल। करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। आर यहाँ पे कितना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड की, नेट जो आर है ये है, दिस इज 3 ओम। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं आर इक्विवेलेंट नेट, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 ओम। तो इसकी वैल्यू दो पुट कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू ई कितना है, दिस इज बी इंटू वी इंटू एल अपॉन आर की जगह रखेंगे नेट आर, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइंड करने की सिचुएशन में देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि वेलोसिटी वाले टर्म को हम अलग कर लें, तो ये आ जाएगा आई, इसको चलो वैल्यूज ही पुट कर देते हैं पहले, ठीक है ना, तो बार बार आर नेट लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको क्या करना है कि सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, 2 मिली एम्पियर, तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू बी, बी कितना है, दिस इज 2, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इंटू एल, लेंथ कितनी की मैंने, लेंथ 15, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो लेंथ हो गई 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये लेंथ हो गई, अपॉन नेट आर, आर नेट कितना है, यहाँ से हमने देखा था भी कितना आ रहा है 3 ओम, तो ये आ गया यहाँ पे 3 ओम। वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, ओम हटा देते हैं, यूनिट रखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक, इस टाइप से। अब जरा देखना, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अगर 15 को देखें तो कितने से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो यहाँ पे देखो कितना वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू v इंटू 10 टू द v इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, नीचे तो कुछ बचा नहीं क्योंकि कैंसिल हो गया था, ठीक, तो यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू v इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन पूरा टर्म नीचे चला गया तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 चला जाएगा ऊपर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो गया 1/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और एक चला गया ऊपर, कितना हो गया प्लस 2, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, v इज इक्वल टू वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 1। ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई, किस यूनिट में आएगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक, ये वेलोसिटी किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो इसको सॉल्व करके रख सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी किस यूनिट में आ गई, दिस इज मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। वेलोसिटी पूछ रहा था हमसे, वो वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड कर दी है, ठीक है ना। तो 1/5 की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आए उसको सॉल्व करके रख दो, ठीक है ना, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/5 लिख दिया 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर पर सेकंड, दिस इज योर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इसको देखें, कुछ टाइम दे रहे हैं, उसको देखें आराम से, बताएं फिर क्या कोई चीज इसमें ऐसी जो समझ में ना आई हो, जो चीज नहीं समझ में आई उसको बताएं, उसको दोबारा डिस्कस किया जा सकता है, कमेंट में बता दीजिएगा जो भी चीज नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया, ठीक, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक। बस एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रॉड रोटेट नहीं कर रही है, इसमें किसी भी टाइप का रोटेशन नहीं है, ये सिंपली रॉड इस टाइप से मूव कर रही है, इसमें कोई रोटेशन नहीं है, अगर रोटेशन होगा तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, वो भी आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से अगर चल रही है कोई रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसमें जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देख लें, चलो रॉड वाला ही एक और देख लेते हैं फिर आते हैं, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन को पढ़ें, टाइम दे रहे हैं इसके लिए हम आपको, कितना टाइम चाहिए, आधा मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, जो टाइम का रिक्वायरमेंट हो बताइए। ये 1 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को पढ़ के एनालिसिस करें और फिर जैसा होगा हम इसको डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है ना। एक मिनट का टाइम है आपके पास, बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही होगी क्यों, पढ़ाई वढ़ाई तो काफी अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल टॉप लेवल की होगी, अब तो बस यही है कि लाओ पेपर लाओ और खत्म करें बस, अब तो आते ही है, क्यों पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे,
ऐसा कोई मतलब थोड़ी है पढ़ाने का, क्यों? लेकिन ठीक है, थोड़ा कोशिश जरूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट अगर देख लिया है तो इतने सारे न्यूमेरिकल्स अगर पढ़ लोगे तो इतनी तो गारंटी है कि माइंड इतना काम कर जाएगा वहां पे कि अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आ गया तो हिट करके लेके चले जाओगे, इतना कंफर्म है, ठीक है ना? तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे कराया जा रहा है। देखिए इसको, तो देखें इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, नहीं किया? चलिए हम बताते हैं इसको। जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे बहुत नाजुक कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा, ठीक, उस कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि अगर कोई भी रॉड एक है वो मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप से मूव कर रही है तो उसके अक्रॉस जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ आता है वो कितना आता है, b इंटू वी इंटू एल। अगर यहाँ पे इस रॉड की लेंथ कितनी है, एल, b मैग्नेटिक फील्ड में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है तब, लेकिन इसमें कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें किसी भी टाइप का कोई रोटेशन नहीं हो रहा, तब ये इतना फार्मूला बी वी एल आ रहा था। इसको ध्यान रखना, एंगल चेंज ना हो, रोटेशन ना हो, तब ईएमएफ आएगा बी वी एल, ठीक है ना? एंगल चेंज नहीं हो रहा, रोटेशन नहीं हो रहा, तब जाके ईएमएफ कितना आएगा, वी इंटू एल। लेकिन अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड। रोटेटेड मतलब ये रॉड रोटेट कर रही है, ये पहले रॉड इस टाइप से थी, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ जाएगी, कुछ टाइम के बाद यहाँ ऐसे ऐसे करके फिर ये वापस आएगी, तो इसमें रोटेशन है, ठीक है ना? तो कहा गया इफ ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ कितनी गिवन है, ये ऑलरेडी एल, रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये इनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट इनवर्ड, और रॉड रोटेट कर रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये रोटेट कर रही है ऐसे, तो इसका मतलब ये कैसी है, कह रही है परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम, हालांकि क्वेश्चन एक ही है, जिस टाइप से आपको याद होगा, एक क्वेश्चन हम याद दिलाते हैं आपको। इस क्वेश्चन में आ गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को जब डिस्कस किया था तो इसमें सिर्फ इसी का आंसर नहीं दिया था हमने, हमने बताया था कि अगर इस वायर को यहाँ से ऐसे कट कर दें, अगर कट कर रहे हैं तो इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अगर इस लूप को हम दूर लिए जा रहे हैं वी वेलोसिटी से तब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अगर इस लूप को फ्री फॉल कराएं मतलब पहले लूप यहाँ था फिर ये गिर रहा है, तब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये सब चीजें इसमें डिस्कस किया था। इसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हम इस वाले टॉपिक या इस वाले न्यूमेरिकल में भी डिस्कस करेंगे, जो हमारा न्यूमेरिकल है ये वाला, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो क्या नोट करने वाला है, जरा ध्यान से देखें। इसमें ऐसा बोल रहा है, कह रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, ये इंपॉर्टेंट है, पासिंग थ्रू वन एंड, वन एंड किसके, रॉड के, वन एंड किसके, रॉड के। तो एक रॉड के एंड से रोटेट किया जा रहा है, मतलब इतना तो फिक्स है कि इसकी एक एक्सिस कहाँ पे होगी, ये सेंटर पे ऐसे एक्सिस होगी, ये ऐसे एक्सिस है, ठीक, ये एक्सिस है इसकी, और ये रॉड रोटेट कर रही है कुछ इस टाइप से, मतलब एक्सिस ऐसे है और ऐसे इसका रोटेशन हो रहा है पूरा, ठीक है ना? तो इस टाइप से अगर बोल रहा है, अभी हम इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिलहाल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो एक जरा बात बताना, इस वाले में अगर हम देख रहे हैं, हमने कहा कि इसका लेंथ एल है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, लेंथ इसका एल है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म जो कि नॉर्मल है इस रॉड के। तो अगर हम बोले कि रोटेट कर रहा है, क्वेश्चन में कहा ना रोटेटेड, तो हम कह रहे हैं रोटेट कर रहा है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो चल रहा होगा, चाहे क्लॉकवाइज चले या फिर एंटी क्लॉकवाइज चले, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक। फिर से हमसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा एक बात, फोर्स की बात आ गई तो यहाँ पे करने जा रहे हैं। अरे एग्जामिनर ने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आए थे कई बार, ठीक है ना, उन्होंने ऐसा बोला कि ईएमएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हो तो ईएमएफ का यूनिट क्या है, तो कहा यूनिट तो है वोल्ट। तो कहा अगर यूनिट वोल्ट है तो ये फोर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स की सिचुएशन में फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन, सॉरी हाँ न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो कहा यहाँ पे न्यूटन होना चाहिए, तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। तो इतना बता दे रहे हैं कि ये जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इसका जो नेम है
ये एक सिर्फ नेम के फॉर्मेट में है, इसको जस्ट नाम दे दिया गया है गलत तरीके से, लेकिन ये है एक टाइप का वोल्टेज ही, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं है, ठीक। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप पढ़ते हैं तो वहाँ बताया जाता है इस चार्ज को वहां ले जाने के लिए वर्क वर्क जो भी रहता है, ठीक है ना, वो अलग बात है। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं हम, ठीक। यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि ऐसे रोटेट कर रहा है, ईएमएफ हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ को फाइंड करना है, तो देखें जरा, ईएमएफ को फाइंड करने के लिए हमने बोल दिया कि फॉर्मूला होता था, अभी लिखा था E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V क्रॉस B इंटू DL। DL मीन्स लेंथ एलिमेंट ऑफ दिस रॉड, ठीक है ना, लेंथ एलिमेंट के फॉर्म में है। अब एक चीज यहाँ पे देखें आप, जो भी वेलोसिटी है इस रॉड की, ठीक, इस रॉड की वेलोसिटी इधर ही तो है, जो वेलोसिटी रॉड की होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करें तो ऐसे तो आएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VB इंटू साइन थीटा, एंड थीटा इज हियर 90 डिग्री DL। तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VB इंटू DL। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब जरा एक बात बताना, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था कि इसका एक्सिस का एक एंड किससे पास हो रहा है? एक एंड से पास हो रहा है रॉड से। तो हमने कह दिया कि ये वो वाला एंड है, ठीक ना, यहाँ पे सेंटर से पास हो रहा है, ठीक। यहाँ से भी ले सकते हैं, आप ये मत समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इतने ही रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में है। तो अगर यहाँ से रोटेट करा रहे हैं तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है ना। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि ये इसका एक्सिस है। तो अगर ये एक्सिस है तो जरा बताना, एक्सिस से लिमिट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे इसकी लेंथ है 0, लेकिन यहाँ जाते जाते इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L। तो हम बोले दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो होगा इसकी लेंथ हो जाएगी 0 टू, ठीक है ना, 0 टू L। अब यहाँ पे वेलोसिटी का तो कोई जिक्र नहीं है, वेलोसिटी की कोई बात नहीं की गई। तो वेलोसिटी की अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है यहाँ पे एंगुलर स्पीड, ठीक, लीनियर स्पीड नहीं दी है। दिस इज योर लीनियर स्पीड। अभी हमने बताया था रॉड जा रहा है वेलोसिटी v से, तो ये लीनियर स्पीड है, ठीक है ना। ये कैसी है? लीनियर स्पीड है। ये कैसी है? लीनियर स्पीड। लेकिन यहाँ पे लीनियर स्पीड नहीं गिवन है, कैसे गिवन है? दिस इज योर एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड v का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r। एक चीज ध्यान रखना, कई लोग ऐसे बोलते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा। r ओमेगा इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r है, ना कि r क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को हम पुट करें इसमें तो आ जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, मीन्स ओमेगा इंटू r ले लिया, ठीक। r यहाँ पे लेने का मतलब इसका रेडियस होता है, ठीक है ना। तो रेडियस क्योंकि ऑलरेडी L दिया है तो हम रेडियस r ना लेकर के क्या ले लेंगे? हम रेडियस ले लेंगे L, ठीक है ना। रेडियस हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? L। तो ओमेगा इंटू L इंटू बी इंटू DL। अब जरा एक बात बताना, यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है ये तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, ये दोनों फैक्टर्स कहाँ आ जाएंगे? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ओमेगा इंटू बी इंटीग्रेशन 0 टू L, इंटीग्रेशन 0 टू L, एंड अंदर क्या आ गया? L इंटू DL। L का इंटीग्रेशन अगर देखें हम, जैसे ऐसे होता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। तो x का इंटीग्रेशन होता है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर में एक ऐड कर दो और जितना ऊपर किया है उतना ही नीचे भी कर दो। तो ये कितना आ गया? x टू दी पावर 2 अपॉन 2। सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ओमेगा इंटू बी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2, एंड यहाँ पे लिमिट आ गई 0 टू L। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा E इज इक्वल टू ओमेगा इंटू बी। सबसे पहले अपर लिमिट 2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक, 2 कांस्टेंट है बाहर। लेंथ, लेंथ को अगर हम देख रहे हैं सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा L स्क्वायर, लोअर लिमिट आ जाएगी 0। तो ईएमएफ का जो फार्मूला अभी आ गया, अब ये ईएमएफ का फार्मूला है, कितना आ गया? E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस टाइप से कई लोग मतलब ऐसे करते हैं कि इस फार्मूले को याद कर लिया। आप देखो सिंपली यहाँ पे इस फार्मूले का डेरिवेशन पूछा था, का इसका डेरिवेशन बताओ, ठीक है ना। तो कुछ इस फॉर्मेट में हमने इसका डेरिवेशन बता दिया, ठीक। ये तो अगर कोई भी रॉड एक मतलब किसी रोटेशन में है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर
किसी भी रॉड में कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई रॉड मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस वाले में बताया था कुछ इस टाइप से, तो इस वाले में जो ईएमएफ की वैल्यू है वो कितनी आई थी, दिस विल बी योर बी इंटू वी इंटू एल, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का रोटेशन नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे आप इस एक्सिस से इसको होल्ड कर दें और रोटेट करा दें जैसे हमने अभी क्वेश्चन में कराया, तो रोटेट कराएंगे तो रोटेट कराने पे जो आपका ईएमएफ आएगा वो कौन सा आएगा, ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने कहा था कि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है, तो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है तो जरा एक चीज मुझे बताना, उसमें वही डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड, तो एक एंड से हमने एक्सिस को पास करा दिया, ठीक, तो तुम्हारा क्वेश्चन तो हो गया आंसर, ये क्वेश्चन खत्म, इसका आंसर आ गया, ठीक, ये हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को मतलब इसी में न्यू कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो न्यू कॉन्सेप्ट को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार आप इसकी लिमिट पे ध्यान दें। तो इस वाले में हम देखना हमको ये है कि अब हम एक्सिस का जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं, जरा ध्यान देना इस चीज को, एक्सिस के पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। हमने कह दिया सपोज ऐसे बोल देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, ऐसे बोल दें कि रॉड जिसकी लेंथ एल है और जो एक्सिस पास हो रही दैट इज पासिंग थ्रू इट सेंटर, ऐसे बोल दें, चलो सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, ठीक है ना, कहाँ से पास हो रही, सेंटर, ऐसे बोल देते हैं कि एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, ठीक, एक्सिस कहाँ से पास हो रही, यहाँ से। तो अब देखना जरा, ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो, तो जीरो ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई टू, नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस एल बाई टू या प्लस एल बाई टू, तो सी बात है माइनस एल बाई टू, ठीक है ना। तो अब देखो एक चीज को यहाँ पे कंफर्म करना है कि अब अगर एक्सिस को हम इस पॉइंट से पास करा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में यहाँ से पास कराया था वो तो हो गया, अगर हम एक्सिस को यहाँ से पास करा रहे हैं तो यहाँ से एक्सिस जब पास कराएंगे तो जरा बताना इन दोनों पॉइंट के बीच अगर ईएमएफ देखें तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, जीरो से एल बाई टू, जीरो से एल बाई टू, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी रख देंगे नीचे से जीरो से माइनस एल बाई टू, ठीक, इस फॉर्मेट में, या किसी और पोजीशन को तुमसे बोल दे, लिमिट ही चेंज करना है बस, बाकी कुछ नहीं, बोल दे कि यहाँ पे ऐसे कह दे कि नीचे की डिस्टेंस है दिस इज एल बाई फोर एंड ऊपर की डिस्टेंस अब कितनी आ गई, थ्री एल बाई फोर, ऐसे का आप बताओ इस पॉइंट से एक्सिस पास हो रही है, रोटेशन सेम है, सब कुछ सेम है, एक्सिस चेंज हो गया तो लिमिट चेंज हो जाएगी, अब कितनी लिमिट हो जाएगी, यहाँ से इतने में ईएमएफ बनेगा जीरो टू थ्री एल बाई फोर, यहाँ पे कुछ दूसरा बन जाएगा, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, सिर्फ लिमिट यहाँ पे जो रख रहे हैं हम, ये लिमिट को आपको चेंज करना है, बाकी कोई सा भी चेंज इसमें नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कंफर्म हो गया, बाकी ऊपर के तो हो ही गए थे सारे, ये भी हो गया इसी टाइप का, और चलो ये सेम टाइप है तो सेम टाइप वाले पहले देख लेते हैं, ठीक, ताकि जल्दी हो जाए, बाद में आराम से इसको कर सकें, ठीक। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम चाहिए, एक घंटा दिए दे रहे हैं, ये लो, मेरी घड़ी में एक मिनट एक घंटा ही होता है, लगाओ। एक मिनट का टाइम दिया गया है, अगर आप लगा लेते हैं बहुत बढ़िया, दुबई का टूर मिल जाएगा फिर। लड़के दुबई का टूर मांगते हैं। तो इसको कंफर्म करें, हालांकि ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, अभी हमने जिस कॉन्सेप्ट की बात की उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ही ये क्वेश्चन है, अगर इसको आप पढ़ेंगे डिट्टो सेम है, थोड़ा बस डायग्राम दूसरा दिया है, बाकी कोई सा भी चेंज नहीं है। आपके पास 30 सेकंड्स बचे हैं, आप अगर कंफर्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं कर सकते तो और अच्छी बात। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स आएंगे, उन मेथड्स को यूज करेंगे हम और बताएंगे कि किस टाइप से यहाँ पे किस फार्मूले को लगा। तो टाइम आपका यहाँ पे बचा है कितना, 12 सेकंड है, इसके बाद देखें आप क्या इसमें कुछ कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन करवा चुके हैं अभी हम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो एक चीज देखें कि इस रॉड क्वेश्चन में बोला गया है एक कंडक्टिंग रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ एल, ये पी क्यू रॉड है एंड इसकी लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ है एल, कनेक्टेड टू द रजिस्टर आर, ये एक आर रजिस्टर से कनेक्टेड है एंड इज मूव्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, कितनी है, v, नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मींस नॉर्मल है एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना पीक्यू, कंडक्टिंग रॉड है ना, कंडक्टिंग रॉड, इसके ऊपर ईएमएफ बताना है। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन में देखें कि ये एक
कंडक्टिंग रॉड है, v वेलोसिटी से चल रही, l इसकी लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसका जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन आया था वो कितना आया था, E इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल। इसका मतलब है इससे इसके ऊपर जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी बी इज इक्वल टू बी वी एल, ई इज इक्वल टू बी इंटू एल। तो इतना तो कंफर्म है यहाँ से कि इसको तो हम दोबारा सॉल्व करने नहीं जा रहे, ई इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल, ये इतना ईएमएफ इस रॉड पी क्यू के ऊपर होगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे बोले दे रहे हैं दिस इज पी एंड क्यू के ऊपर इतना ईएमएफ है। सेकंड कह रहा है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है टू मूव द रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को सॉरी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने के लिए कितने फोर्स का रिक्वायरमेंट है। उस फोर्स की अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, फोर्स क्या है एक बात बताओ, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये कंडक्टिंग रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में चल रही है जैसा कि दिखाया गया है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो इससे पास होने वाला, ध्यान देना जरा, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बार बार कह रहे हैं, ये एक रॉड है इस रजिस्टर से कनेक्ट है और वे वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी, सिंपल सी बात है। और ज्यादा एरिया अंदर जा रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया और ज्यादा अंदर जा रहा है, ज्यादा अंदर जाएगा तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगी, तो इससे फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहिए, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये इसमें उस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाए या आउटवर्ड जाए, क्योंकि इंक्रीज तो ऑलरेडी अंदर की तरफ कर रही है, तो अगर उसको डिक्रीज कराना है तो मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ प्रोड्यूस होना पड़ेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि डिक्रीज कराना है ना, अंदर तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड, इसको अंदर मूव करा रहे हैं, पूरा एक पैटर्न अंदर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड तो ऑलरेडी बढ़ ही रही है, तो उस बढ़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड प्रोड्यूस करानी पड़ेगी, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड प्रोड्यूस होगी, तो उस आउटवर्ड प्रोड्यूस होने के लिए इस पूरे के पूरे लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अभी हमने बताया था डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस डायरेक्शन में रख दो थंब को और फिंगर को करो कर्ल, तो फिंगर को कर्ल करेंगे, जो डायरेक्शन फिंगर का होगा वही डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट का। तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको आउटसाइड, तो हम फिंगर को कुछ इस टाइप से कर्ल करेंगे, तो जो डायरेक्शन होगा करंट का वो करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से ही तो होगा, हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पी टू क्यू, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पी टू ऐसे चल रहा है, अगर ऐसा चल रहा होता तो क्लॉकवाइज होता, ठीक। तो इतना तो कंफर्म है कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो गई, आई। अब जरा एक बात बताओ, अगर करंट आई किसी रॉड में फ्लो हो रहा है और वो रॉड मूव कर रहा है, ठीक, तो उस रॉड पे जो लगने वाला फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग कैसे लिखते थे, उस फोर्स को लिखते थे F इज इक्वल टू, अगर याद हो, F इज इक्वल टू आई बी एल इंटू साइन थीटा, थीटा जो है किससे किसके बीच का एंगल है, जो करंट फ्लो हो रहा है, या ऐसे बोल दो लेंथ एलिमेंट। वैसे ध्यान देने वाली चीज ये है, ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे ये है कि जो एंगल होता है ये लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है, और लेंथ एलिमेंट को हम उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, ठीक, तो हम बोल देंगे कि उसी डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट भी है, तो लेंथ एलिमेंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो उसके बीच का एंगल क्या है, लेंथ एलिमेंट जो है तुम्हारा कहाँ है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल इंटू साइन 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज नथिंग बट 1, तो एफ इज इक्वल टू आई इंटू बी इंटू एल, दिस इज योर फोर्स, इतना फोर्स आ गया, ठीक है ना। ईएमएफ हमारे पास कितना आ रहा था, ई इज इक्वल टू बी इंटू एल। अब एक बात बताओ, इसको बोल देते हैं इक्वेशन स्टार, दिस इज इक्वेशन स्टार। अगर हम देखना चाहें करंट कितनी आती है यहाँ से, अगर हम देखना चाह रहे हैं करंट, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू होता है ई अपॉन, कितना रेजिस्टेंस अप्लाई है इस पे, आर, ई अपॉन आर, ठीक है ना। ई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, ई इज इक्वल टू बी इंटू एल, तो आई
इज इक्वल टू बी वी एल अपॉन आर। इस वैल्यू को इक्वेशन स्टार में रखते हैं, यूज इक्वेशन स्टार। अगर इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो जरा देखना वैल्यू कितनी आएगी, आ जाएगी एफ इज इक्वल टू बी वी एल अपॉन आर, बी वी एल अपॉन आर इंटू एक और बी है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू लेंथ का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। आई की जगह हमने कितना पुट कर दिया, बी वी एल अपॉन आर, बी वी एल अपॉन आर, एक और बी था तो बी का स्क्वायर, एक और एल था तो एल का स्क्वायर। इतना फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ध्यान देना, इतना फोर्स जो लग रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस रॉड के ऊपर। तो कह रहा है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, मतलब बाहर से कितना फोर्स लगाएं कि ये रॉड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले। तो एक बात बताओ, कोई 10 का फोर्स उधर लगा रहा है, 10 का तुमने ऐसे लगा के रखा, ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर 10 का उधर लग रहा है, 10 का तुमने इधर लगाया, ठीक, तो ये स्टडी पोजीशन में आ जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम इस साइड वाले फोर्स को कर दो 10.000000, बहुत बार जीरो लगा के 1 कर दो, ठीक, तो फोर्स सिंपल सी बात है उस डायरेक्शन में ज्यादा हो गया, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कॉन्टिन्यूसली उधर चलने लगेगा। तो ये जितना फोर्स आए अप्रोक्सीमेटली इतना ही बाहर की डायरेक्शन में हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम इसको बोल दे रहे हैं दिस इज एफ external. So your F external value is given by B square L square V upon R. This is your force required to move the rod in the magnetic field with the uniform velocity V as given in this question. Okay, this is your force and mark the direction. The direction is already given. This is anti-clockwise direction from P to Q. And what about the EMF produced in this rod? The EMF will be V into B into F. There is no rotation in this situation. If there will be any rotation, so EMF will be what? EMF half B omega into L square. This will be your EMF when there will be any type of the rotation about any axis. Any axis means about the center, right? About any end of the rod, okay? Not about the center. So this is your result, okay? You are done. तो आप देखें, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको एक बार देख लें। किसी भी टाइप का कोई डाउट आ रहा है तो उस डाउट को बताएं आप, ठीक है ना। किसी भी टाइप का कोई डाउट अगर है तो उस डाउट को आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, उससे पहले थोड़ा कुछ पूछ लेते हैं। जैसे आज डेट है 14, ठीक है ना, 14 फरवरी, ठीक। तो 14 फरवरी को ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो 20 से आप लोग के एग्जाम स्टार्ट है। तो क्या प्रिपरेशन हो गई, कुछ आइडिया है, मतलब कितने परसेंटेज प्रिपरेशन कर लिया। जैसे मैंने आप लोगों को सभी लगभग सभी क्लासेस में मैंने बता के रखा हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 चैप्टर्स मैंने ऐसे बताए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को डाउट लग रहा है कि अरे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, पेपर काफी टफ आता है, तो कई सारे मैंने 7 अप्रोक्सीमेटली 7 8 या किसी में 9 वो सेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने सेलेक्ट किए थे। और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कई सारे मतलब बताए थे आपको, क्वेश्चंस नहीं कह सकते, चैप्टर्स बताए थे। मैंने कहा था कि उन चैप्टर्स को पहले उसके होकर के जाए, उन चैप्टर से पहले होकर के जाए। तो अगर उन चैप्टर से पहले हो लिए हैं, उस चैप्टर में बिल्कुल महारत हासिल कर ली है, तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स पे जाएं और उन चैप्टर्स पे जाएं जो आपको थोड़ा टफ लगते हैं, ठीक। अब इसमें ये भी मत कह देना कि वो चैप्टर जो आपने बताए थे ऑलरेडी टफ है। अगर टफ है तो उनका स्कोप है, ठीक है ना, वो मतलब उनका वेटेज ज्यादा है, इसलिए उनको बताया गया था। उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि मतलब बता दिया है कि चलो पढ़ लो अपने मन से, नहीं, उसका कुछ वेटेज है। और मैं बोल रहा हूँ ना कि जो 7 चैप्टर्स बताए थे उनको पढ़ करके आप कोई सा भी सैंपल सॉल्व करें, आप देखेंगे क्या आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू करा ही रहे हैं, ठीक है ना, जितना हो पा रहा है प्रैक्टिस करें। और इसके थ्रू अगर आप लगे हैं, ठीक, इसको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स को खुद से प्रैक्टिस करें। ये नहीं है कि आजकल तो रजाई में लेट करके ऐसे देख रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसको खुद से एक बार देख लिया, साथ में इसको लगाते भी रहें, बाद में खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करें, बिना देखे करें, फिर नहीं आ रहा तो फिर से करें, ठीक। मौका पड़े तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करके मतलब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे, तो आप इसके आगे के क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे, ठीक। बाकी तो आज 14 फरवरी है ही, ठीक है ना। आगे स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोई सा क्वेश्चन जो बच रहा है और इसी टाइप का अगर है तो उसको पहले देख लेते हैं, ठीक। ये देखते हैं
क्या क्वेश्चन कह रहा है, लोग पढ़ो इसको, क्वेश्चन देखे पहले क्या है, पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना। ये लो 1 मिनट का टाइम लगा के दिखाओ, 1 मिनट का टाइम। क्वेश्चन में कह रहा है ए व्हील हैज एन मेटालिक स्पोक्स ईच ऑफ लेंथ एल एंड स्पिनिंग एट द रेट ऑफ एन रिवॉल्यूशंस पर मिनट इन ए plane perpendicular to the magnetic field B. What is the induced electromotive force between the axle and the rim of the wheel? थोड़ा सोचो क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है, क्योंकि करने से पहले सोचना पड़ेगा ना। देख लो एक बार, सोच के देखो। टाइम चला गया, इसी टाइम से टाइम जाता है एग्जाम में। लास्ट में ऐसा होता है क्वेश्चन में, सर 33 आ तो रहा था लेकिन हुआ नहीं। सबसे अच्छी बेस्ट रिकमेंडेशन हमारी ये है कि जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, तो जो सबसे अच्छे आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करें और किसी भी टाइप का कोई गलती ना करें। और एक सजेशन और है, कोई सा भी अगर पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, जैसे 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जितना भी है, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन में आप अगर कोशिश करें कि डायग्राम बना दे तो बेहतर है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत शार्प डायग्राम बनाएं, मतलब एक डायग्राम होना चाहिए, लगना चाहिए एग्जाम को कि हाँ क्वेश्चन का आंसर इस बच्चे को ज्यादा अच्छे से आता है। ठीक, डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कई टाइम्स बेनिफिट हो जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं। ये क्वेश्चन क्या लगता है, टाइम तो हो गया। कह रहा ए व्हील हैज एन मेटेलिक स्पोक्स, वो देखिए ना, साइकिल, अब तो एलॉय व्हील आ गए, ठीक है ना, साइकिल में तो नहीं है, कई कई कुछ साइकिलों में भी है, बीइंग ह्यूमन की जैसे है। तो कुछ अगर साइकिल्स को हटाएं तो आजकल जो नॉर्मल साइकिल्स हैं उनके रिम में देखा होगा स्टिक्स लगी, इसको तीरी बोलते हैं ना, स्पोक्स के फॉर्म में उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक, तो एक व्हील है, उसमें एन मेटेलिक स्पोक्स है। ठीक, कितनी स्पोक्स है, ए व्हील हैज एन मेटेलिक स्पोक्स, ए व्हील हैज एन मेटेलिक स्पोक्स, कितनी है, एन मेटेलिक स्पोक्स, ईच ऑफ लेंथ एल, सभी की लेंथ कितनी है, एल, एंड इज स्पिनिंग एट द रेट ऑफ एन रिवोल्यूशन पर मिनट। जरा ध्यान देना, कितने रिवोल्यूशन है, एन रिवोल्यूशन पर मिनट, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। व्हाट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील, बताएं। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाएं, बना देते हैं, चलो ये हमने कह दिया एक रिम है, ठीक है ना, और रिम के साथ साथ ही इसकी कुछ स्पोक्स बनाए दे रहे हैं, बहुत सारी नहीं बनाएंगे, ठीक, बहुत सारी नहीं बनाएंगे, लिमिटेड बनाते हैं। हमने कह दिया ये एन मेटेलिक स्पोक्स है, ठीक है ना, ऐसे। और इसमें ऐसा बोला गया है ये एन मेटेलिक स्पोक्स है, कितनी है, एन, स्मॉल एन, ठीक, ईच ऑफ लेंथ एल, सभी की लेंथ कितनी है, एल। तो एक की हम एल लिखे ले रहे हैं, बाकी समझ जाओगे सभी की लेंथ कितनी होगी, एल ही होगी। ठीक, स्पिनिंग एट द रेट ऑफ एन रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अच्छा, एन रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मीन्स ये ओमेगा है या एफ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में आ रहा है तो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू आएगी, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है एन रेवोल्यूशन पर मिनट, यही तो गिवन है, एन रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू एन रेवोल्यूशन पर 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, 1 रेवोल्यूशन में कितना सेकंड, 60 सेकंड आ गया। तो ये लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर इससे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें तो कितना आएगा, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल होता है 2 पाई एफ। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो कितना आ सकता है, जरा बताना, एफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू एन अपॉन कितना आ गया, 60, कैंसिल करें तो कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 3 6 0, तो पाई एन अपॉन 30, ये इतना ओमेगा की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। ठीक, अब जरा एक बात बताओ, ओमेगा की वैल्यू तो आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया, कह रहा एन रिवोल्यूशन पर मिनट इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को तुम बताओ कितना होगा, जरा सोच के बताओ, क्या अभी हमने इसको बताया है या नहीं बताया, अगर बताया है
तो इसका आंसर हो सकता है अब तक तुम्हारा आ भी गया हो, ठीक है ना, हमें तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको कर लिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन, तो क्योंकि अभी 2 ही 3 4 क्वेश्चन पहले इसको किया होगा शायद, तो अगर इतना किया है, चलो देखो 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, 1 मिनट का नहीं देंगे, चलो करके देख लो अपना, ठीक, टाइम हम नहीं देंगे, टाइम देंगे तो इसे टाइम ही देते रह जाएंगे, अपना ऐसे ही करके देखो हो जाता है तो बताओ, और नहीं हो रहा है तो बताओ, उस चीज को यहाँ पे किया जाएगा। नहीं हुआ, हम तो उम्मीद लगा रहे थे कि ये हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो देखो हम करके दिखा रहे हैं आपको इस क्वेश्चन को, जरा बताना जो इस सेंटर से एक्सिस एक्सल यहीं पे तो होगा ना, और ये उसका रिंग का पूरा पार्ट है, ठीक है ना, तो इस टाइप से अगर रोटेशन हो रहा तो क्या अभी हमने यहाँ पे ये नहीं बताया, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, जरा बताना, देखो सेंटर से मूव कर रहा था, सेंटर पे इसका एक्सिस था, तब ये कितना आ रहा था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो ये भी तो एक स्पोक ही तो हुई, एक टाइप से मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक, तो फॉर्मूला यहाँ पे ईएमएफ का कितना होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी, ईएमएफ की वैल्यू अगर हम देखें तो आ जाएगी ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल एल नहीं कैपिटल एल लेते लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एल के फॉर्म में वैल्यू गिवन है, तो हो जाएगा ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। अब जरा बताना ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एन अपॉन 30, तो ई इज इक्वल टू हाफ, बी की जगह तो बी ही रहेगा, ओमेगा की जगह आ जाएगा पाई एन अपॉन 30, पाई एन अपॉन 30 इंटू एल स्क्वायर। अब जरा बताना 2 और 30 को हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू बी पाई एन एल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, ठीक, इतना ही आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, इतना ही आएगा, ठीक, इतने वोल्टेज में तुम्हारा वो आ गया। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे यहाँ पे तो एन मेटेलिक स्पोक्स हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किससे होना चाहिए, एन से होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक, यहाँ पे जितने भी स्पोक्स हैं सारी सारी स्पोक्स अगर एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखो तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इनको रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखो, बोल दो कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे इसी टाइप से, तो ये रेजिस्टेंस सारे के सारे सीरीज में है या पैरेलल में, क्यों, सारे के सारे पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज या ईएमएफ का कोई भी चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी एन से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, यहाँ पे एक्सेल एंड रिम के बीच जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी बी पाई एन एल स्क्वायर बाई 60, ओके, ये इतना ईएमएफ यहाँ पे आपका इंड्यूस होगा, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन कंफर्म है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना, अब इस और तो कुछ इसमें नहीं पूछ रहा था, एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील, बस इतना ही है, ठीक है ना, इतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे इसको लेंथी कर सकते थे हम, लेंथी करने का सेंस ये है कि फिर यही क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का होता, 4 मार्क्स का होता, तो इतने में छोटे में हम इसको नहीं करते, ठीक है ना, हालांकि तब हम इस जो फॉर्मूला आ रहा है इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करके दिखाते हैं, जैसा कि अभी हमने दिखाया था ना, तो फॉर्मूला ड्राइव करके इसको दिखाना पड़ता, उसके बाद उनकी वैल्यूज हमको यहाँ पे पुट करनी पड़ती, ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नाउ ओनली 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, ओके, 3 क्वेश्चंस, तो सबसे इजी कौन सा है, देखो सबसे टेढ़ा तो ये, सबसे इजी, इजी नहीं कर सकते, चलो करते हैं इसको, ठीक है ना, टाइम दे रहे हैं आपको हम, फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना, आपके पास अगर कोई लाइफ लाइन हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, केबीसी में बैठ के खेल लें, 1 मिनट दिया गया है, अगर हो जाए तो आप बताएं, नहीं हो रहा है तो मैं बताऊं, ठीक है ना, 1 मिनट है आपके पास। हाँ शोभन, a small circular coil of radius small r rotates with the angular velocity d theta by dt is equal to omega along the axis which is common diameter with the bigger coil of radius capital R and current I as shown in the figure below. Okay. Calculate the induced EMF in the small coil. Induced EMF निकालना है किसमें? Small coil में. बताओ भैया induced EMF बताओ.
जिस किसी को भी आता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो और अच्छी बात, तो हम बताएंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, इंड्यूस ईएमएफ की बात करनी है तो इंड्यूस ईएमएफ की बात करने के लिए एक बात बताओ, क्वेश्चन को तो समझ ही गए होंगे। एक बड़ा सा कॉइल है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। एक छोटा सा कॉइल है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। दोनों का सेंटर सेम है। ये कुछ इस टाइप से पहले रखी थी, पहले ये जो अंदर वाली कॉइल है, बाहर वाली कॉइल तो फिक्स है कि ये प्लेन में ही है, ठीक, बाहर वाली फिक्स है, और अंदर वाली कॉइल पहले ऐसे थी, बाद में इसमें रोटेशन हो रहा है। तो देखो ऐसे दिखाया गया है ओमेगा, तो डैश डैश लाइन से दिखाया गया है कि ये रोटेट होके कुछ ऐसे पहुंच गई है, देखो ऐसे ऐसे उसमें दिखाया गया है, ठीक, रोटेट हुई है कुछ, तो बाद में रोटेशन हुआ है, पहले ये इसी पोजीशन पे ऐसे थी, ठीक है ना, पहले इसी पोजीशन पे थी, बाद में रोटेशन स्टार्ट हुआ है। तो अगर देखें इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस आर है, छोटे वाली सर्किल की रेडियस स्मॉल आर है, तो बड़े वाली की रेडियस कैपिटल आर है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही, आई। तो हमको जरा एक बात बताओ कि इसके सेंटर पे, इस बड़ी वाली कॉइल के सेंटर पे अगर हम बात करें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, एंड आर यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू आउटर सर्किल, जो बड़ा वाला सर्किल है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इसके सेंटर पे, क्योंकि स्मॉल आर का यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये स्मॉल आर है, ठीक है ना, जो छोटा वाला कॉइल है इसका रेडियस स्मॉल आर है, और हम ऐसा बोल सकते हैं, एक चीज जरा ध्यान से देख लो, ये कॉइल है बड़ा वाला, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, करंट फ्लो हो रहा है आई। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ऐसे देखें, इनवर्ड वाला या आउटवर्ड वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जाती है ना, ऐसे और यहाँ पे जा करके थोड़ा ऐसे बेंड होती है, ठीक है ना, यहाँ पे भी हल्की बेंडिंग होती है। लेकिन अगर कॉइल बहुत छोटा है तो हम ऐसा बोलेंगे, अंदर वाला कॉइल जो है अगर काफी छोटा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी वो सारी की सारी लाइन इस कॉइल के नॉर्मली होंगी, क्योंकि ये कॉइल काफी छोटा है, बड़ा होता तो हल्का देखो एंगल बन रहा था कुछ ना कुछ, ठीक, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा था, लेकिन अगर बहुत छोटा है तो बिल्कुल नॉर्मली यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास होंगी, ठीक है ना, इस साइड से पास होंगे। तो इतना तो कंफर्म है कि छोटे वाली कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो उसके नॉर्मली है, ठीक। जरा राइट हैंड रूल का यूज करके देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आउटर कॉइल की वजह से इसके सेंटर पे है वो कैसे है, ये आउटवर्ड। तो अगर ये आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, ठीक है ना। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, जब लूप होता है तब हम क्या बता देते हैं, हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इतना तो कंफर्म हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन को हम प्रोसीड कर रहे हैं, देखना। मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे आ गई, ठीक है ना। चाहो तो इसको नाम भी कुछ दे दें, ये मान लो, चलो ऐसे लिखते हैं, हम बोले दे रहे हैं, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की वजह से ही है, ठीक, बाहर वाले सर्किल की वजह से। अब पूछा क्या गया है, कह रहा है एक स्मॉल सर्कुलर कॉइल रेडियस आर रोटेट, रोटेट कर रही कितनी फ्रीक्वेंसीज है, ये कर रही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी along with the axis which is common diameter with the bigger coil of radius r as shown in the figure. Calculate the induced EMF in small coil. यहाँ पे स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से काफी छोटा है, जैसा कि अभी हमने बताया था ना, बड़ा सा कॉइल है वहाँ पे छोटा सा रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सारी कैसी है, वो नॉर्मल है, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ठीक। अब एक बात बताना, बड़ी वाली कॉइल की वजह से छोटी वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल है, बाहर की तरफ आ रही है, एज्यूम करो, ठीक। और ध्यान देना यहाँ पे दो चीजें फिर डिस्टर्ब होंगी नहीं तो, ठीक। एक तो तुम, तुम्हारा एग्जाम, तो ध्यान देना इसको। बड़ी वाली कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये सारी की सारी किधर आ रही है, ये सारी सारी बाहर आ रही है, ये कैसे आ रही, बाहर, और नॉर्मल है, बाहर आ रही। अगर हम इस कॉइल से, छोटी वाली कॉइल से पास होने वाली फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉलर कॉइल, फ्लक्स 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 थ्रू स्मॉल कॉइल, स्मॉल कॉइल कितना होगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए इंटू कॉस
थीटा, यही तो होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब इस चीज को देखो हमें और बताओ कि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है, इतना तो कंफर्म है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये कितनी है, ये है इक्वेशन 1 वाली, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर सर्किल। ये जो आउटर लूप है इसी की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इनर वाले में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, ये आई बाहर वाले की वजह से होगा। तो फ्लक्स इतना पास हो रहा है, ठीक। तो फ्लक्स अगर इतना पास हो गया तो हमको एक बात बताओ, यहाँ पे ओमेगा गिवन है, ओमेगा इज इक्वल डी थीटा बाई डी टी। तो अगर हम इसको थीटा अपॉन टी लिखें, थीटा अपॉन टी, तो कुछ बनेगा क्या, क्यों, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू टी, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए डी ओमेगा, ठीक है ना। चलो बाकी चीजें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी। तो थीटा की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करें तो कितना आएगा, फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है ना। ये इतना आ गया। ओमेगा टी में हमने क्यों इसको चेंज किया, क्योंकि ओमेगा के फॉर्मेट में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं है कि थीटा को यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया गया या थीटा की वैल्यू इस साइड से चेंज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे इतनी इसकी पुट कर दी। अब जरा बताओ, अगर हमको ईएमएफ चाहिए, क्या कैलकुलेट करना है, इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ अगर कैलकुलेट करना है तो ईएमएफ का फार्मूला क्या था, तो ये अगर बता दे तो बहुत महान है वो। ईएमएफ, ईएमएफ होता है क्या, माइनस डी फाइव बाई डी टी। फाइव की वैल्यू कितनी गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाइव की वैल्यू होगी बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी, यही तो आया ना, कॉस इंटू ओमेगा टी, ठीक। अब जरा बताना कि छोटी वाली कॉइल जो है, क्या उसके एरिया में कोई चेंज आ रहा, नहीं आ रहा। क्या उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, नहीं वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो बी एंड ए जो है ये फैक्टर कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए डी बाई डी टी इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी, ओके। नाउ कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं तो जरा बताओ कि डिफरेंशिएशन को किस टाइप से किया जाएगा। डिफरेंशिएशन हमको करना है इसका, और डिफरेंशिएशन के लिए जरा बताना, ई इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए, ई इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए डी बाई डी टी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा या माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का होता है क्या, कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आएगा, कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये तो इतना आ गया, ठीक। फिर एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ टाइम तो है नहीं, अगर सिर्फ टाइम होता तब तो इतना आ जाता टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस ओमेगा टी के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को ओमेगा टी के ऊपर भी अप्लाई करें हम, तो जरा एक बात बताना, ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी, बहुत सिंपल करके बता रहे हैं, हालांकि इसको लिखना नहीं चाहिए था हमको, ओमेगा इंटू टी। तो ई इज इक्वल टू माइनस बी ए इंटू माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा इंटू टी इंटू डी बाई डी टी। डी बाई डी टी में ओमेगा मतलब कांस्टेंट है या टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम तो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, टाइम तो चलता रहता है, नहीं टाइम क्या रुक सकता है, नहीं, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या कह के रखा है, रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो कांस्टेंट है तो ओमेगा आ गया बाहर, इनटू यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा इंटू टी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ई इज इक्वल टू, ये ओमेगा आ गया बाहर, तो बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। Now what is the value of B in this situation? This is given by equation 1. Use equation 1 now. Use equation 1. तो वन इक्वेशन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो जरा हमको यहाँ पे बताना, वन इक्वेशन को यूज करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सॉरी ई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एरिया। जरा एरिया की बात करना, एरिया कितना होगा, छोटी सी कॉइल है जिसका रेडियस r है, सर्कुलर है, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इंटू ओमेगा
इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। अब कोई लोग यहाँ पे ये तो नहीं सोच रहा है कि एरिया लेना था तो बड़ी वाली कॉइल का क्यों नहीं लिया। ये भी तो कई लोग सोच सकते हैं ना, महान पुरुष हैं बहुत लोग तो बिल्कुल कहेंगे नहीं बड़ी वाली का एरिया लेना चाहिए था, एरिया बड़ी वाली का क्यों नहीं लिया, क्या वजह है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा, कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ इन द स्मॉलर कॉइल। तो अगर स्मॉलर कॉइल में ईएमएफ पूछ रहा है तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ स्मॉलर कॉइल का है, तो इसका मतलब फ्लक्स भी स्मॉलर कॉइल से पास होगा। इसका मतलब फ्लक्स जो होगा वो डिपेंड करेगा स्मॉलर कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉलर कॉइल के एरिया से। इसीलिए यहाँ पे जो एरिया को हमने सेलेक्ट किया है ये एरिया स्मॉलर कॉइल का है ना कि बड़ी वाली कॉइल का। ठीक, अब इसको डिफरेंट फॉर्मेट में लिख दें या ऐसे ही लिखा रहेंगे, दें तुम्हारा आंसर आ गया, कुछ कैंसिल तो होने वाला है नहीं, तो यही तुम्हारा आ गया E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर बाई 2r इंटू साइन ओमेगा टी। एक ओमेगा लग रहा चला गया, कोई बात नहीं, इसको भी यहीं पे लगा दो, इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। दिस विल बी योर answer and this will be your required EMF. Okay, required induced EMF in the smaller coil when we are taking that this small r is very less than r। अगर r की वैल्यू को हम बहुत छोटा ना रखें तो उसके पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर नॉर्मल नहीं होगी, तो फिर वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है ना, किस टाइप से चेंज होंगी तो क्वेश्चन में बताया जाएगा। ठीक, तो ये इतना आपका कंफर्म है, ये क्वेश्चन नंबर 32 था, हालांकि 32 इस सीक्वेंस में नहीं है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन को उठाया वहाँ पे 32 रहा होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बाकी आप लोग जान लें कहाँ से उठाया। तो देख लें, कोई भी डाउट अगर लग रहा तो एक बार कमेंट में बता सकते हैं, तो करेक्शन हो जाएगा। ठीक, करेक्शन क्या मतलब वहीं बता दिया जाएगा जो भी दिक्कत होगी, ठीक है ना, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि इसको एक बार देख लें आप लोग, ठीक है ना, देख सकते हैं इसको, जब ना आए तो आप मुझे बताइए, इसको आगे बताऊंगा। ठीक, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो बच्चे हैं, दोनों हैं धुरंधर, जिसको बोलते हैं सूट 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 वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, हालांकि थोड़ा टेक्निकल है, तो इन क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ें, तो पढ़ने के बाद देखें, इसको एनालिसिस करें, इतना माइंड मेकअप करें कि इसको करना कैसे है, थोड़ा सा हैंडल करें, नहीं होगा तो इसको बताया जाएगा। फिलहाल आप इसको पढ़ें और देखें। नहीं होगा क्या, मुझे लग नहीं रहा है कि होगा, कि अगर होने वाला होता तो अब तक कुछ ना कुछ हो जाता। टाइम दे देते हैं क्योंकि टाइम तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटली थोड़ा प्रेशर रहता है ना, अगर प्रेशर में करना सीखोगे तो हमारे हिसाब से कुछ बेहतर कर पाओगे, ठीक है ना, अंडर प्रेशर। चलो ये टाइम है तुम्हारा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन है, यू हैव 49 सेकेंड्स ओनली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्व नहीं करो अगर तब भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम 49 या 41 सेकंड में कम से कम समझ तो जाओ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। 1 मिनट में अगर समझ गए तो भी बहुत अच्छा रिस्पांस माना जाएगा वो, ठीक है ना। हम नहीं कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को 1 मिनट में लगा दो, और हम इतना जब भी कहते हैं ना कि टाइम देते हैं, तो अगर लगाने वाला होता है तो लगाने के लिए बोला जाता है, अगर वो नहीं लगाने वाला हो रहा है तो इतना कंफर्म है कि इस क्वेश्चन को जो हम दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के थोड़ा आइडिया लगा लो कि इसमें क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो देखो, बोलते बोलते टाइम तो चला ही गया, टाइम रोक देते हैं, देख लो 2 मिनट, 1 मिनट, देख लो कितना दे रहे हैं? इतना ही बात किया था हमने, 20 सेकंड की बात किया था, 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, चलो। बोलने लगा, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ तो लिया ही होगा, ठीक है ना, तो देखते हैं क्या करतब दिखाना है इसमें। थोड़ा कलर बनाते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर, कौन सा कलर ले लें, तो आज इनकी लेना चाहिए लेकिन नहीं लेंगे, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस between two long coaxial solenoids S1 and S2 wound one over the other, both solenoids have length L। दोनों की लेंथ कितनी है L, एक सोलेनॉइड S1 और दूसरा है तुम्हारा S2, दोनों की रेडियस एक की R1 एक की R2
एंड डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग है पर यूनिट लेंथ, ठीक, पर यूनिट लेंथ दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है N1 एंड N2 है। देन कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द करंट I इज established इन द आउटर सोलेनॉइड। मीन्स अगर दो सोलेनॉइड हैं, इतना तो कंफर्म है, एक सोलेनॉइड बाहर रहा होगा और दूसरा सोलेनॉइड उसके अंदर रहा होगा। इसको ऐसे समझें, थोड़ा अगर सिंपल वे में समझाना चाहें हम कहते हैं कि एक मान लेते हैं ये पाइप है, ठीक, और इसके ऊपर बहुत सारे वाइंडिंग लगी हुई है। अगर हम ऐसे दिखाएं, वाइंडिंग को भी दिखा देते हैं, ठीक, कोई सा भी लाइट कलर नहीं देना, ठीक, ऐसे इस टाइप से एक सोलेनॉइड लगा है, ठीक है ना, आउटर सोलेनॉइड हो गया, ध्यान से समझना, ठीक। सिमिलरली कह रहा है कि एक ही एक्सिस पे रहे, एक्सिस हमने सेम बना दी और इसके अंदर भी एक सोलेनॉइड है। तो एक बात थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, कह रहा है दो सोलेनॉइड है S1 S2 एक दूसरे के ऊपर इसको बाउंड किया गया है। दो सोलेनॉइड है लेंथ L, दोनों की लेंथ कितनी है, इसकी भी लेंथ है यहाँ पे L, इसकी लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज L, ठीक है ना, दोनों की लेंथ कितनी है L। रेडियाई R1 एंड R2, एक की रेडियस R1 है दूसरे की R2 है। तो बाहर वाली की रेडियस अगर हम बोल दें, बाहर वाली की रेडियस है R2, ठीक, बाहर वाली की रेडियस है, हमने बोल दिया ये कितनी R2, बाहर वाली की रेडियस कितनी हो गई, ये R2 हो गई, ठीक है ना। एंड डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 एंड N2। तो अगर हम बोल दें इनर वाले में N1 है, आउटर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स कितने N2, आउटर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स कितने N2, और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन करंट I इज एस्टैब्लिश्ड। I कहाँ फ्लो हो रही है, मतलब बताना जरा, जो करंट है वो इनर वाले में है आउटर वाले में, तो बाहर वाले में करंट कितनी फ्लो हो रही है I, बाहर वाले में कितनी करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है ना, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। आउटर सोलेनॉइड S2 को, आउटर सोलेनॉइड जो है, इस आउटर सोलेनॉइड को हमें नाम क्या दिया है, दिस इज S2, ठीक है ना। तो S2 है तो इसलिए R2 हो गया, इसलिए N2 हो गया, ठीक, इतना कंफर्म। अब ध्यान दो जरा इस चीज पे, अगर ऐसे बोले, कहा कि दो सोलेनॉइड हैं, सिंपल सी बात है कि एक सोलेनॉइड इसके अंदर भी रहा होगा, तो उस सोलेनॉइड को भी बनाते हैं, ठीक, ध्यान दो, ऐसे है कुछ, ये अंदर वाला सोलेनॉइड दिख गया, ठीक, ये अंदर वाला है। इस सोलेनॉइड को नाम हम क्या दे दें, इस नाम को, इसको क्या नाम दे दें, दिस इज योर S1। तो अगर ये S1 है तो इसका रेडियस भी क्या होगा R1, हम बोले दे रहे इस वाले का रेडियस है R1, ठीक, छोटे वाले का जो अंदर है, ठीक है ना, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो भी कितने हैं N1, ठीक है। तब कह रहा है कि बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन करंट I इज एस्टैब्लिश्ड इन द आउटर सोलेनॉइड। चलो देखो, हमको सबसे पहले एक चीज बता दो कि अगर कोई सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड से करंट पास हो रहा है, तो जरा एक चीज देखो, हम थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं, हालांकि ऐसे मान लो कोई सोलेनॉइड है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक, तो किसने किसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल से अगर हम देखें, ठीक, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो होगा, ये कुछ जाएगा नीचे और फिर जाएगा ऐसे ऊपर, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसमें करंट आ रहा है, सॉरी इस टाइप से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, मैं बना देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे रहा होगा, ध्यान देके देखिए, सेंटर पे तो लगभग स्ट्रेट रहता है, बाद में हल्का सा ऐसे बेंडिंग आती है, ठीक, हल्की सी बेंडिंग आती है, सेंटर पे स्ट्रेट रहता है, और ये कुछ इस टाइप से आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक, इस टाइप से आप समझ सकते हैं ऐसे। तो एक बात बताओ, अगर इनर वाला सोलेनॉइड, अंदर वाला सोलेनॉइड अगर छोटा है, अंदर वाला सोलेनॉइड अगर छोटा है, उसका रेडियस कम है, तो उससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हर एक लूप के साथ नॉर्मल होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। ये एक लूप है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है, पास सेंटर के पास देख रहे हैं, यहाँ पास, यहाँ सिंपल सी बात है नॉर्मल होंगी। यहाँ पे अगर आउटर पर जाएंगे तो आउटर में बहुत बड़ा अगर सर्किल ले लिया, आउटर ले लिया, तो यहाँ पे ऐसे बेंडिंग कुछ आ जाएगी, लेकिन अगर छोटा सर्किल है, छोटा सोलेनॉइड है, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सोलेनॉइड के हर एक सर्किल से कितना होगी, नॉर्मल होगी, ठीक। तो हमें एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस हुई, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, क्या वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई, हमको इतना बता दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी की वजह से प्रोड्यूस होंगी ना जिसमें करंट होगा, और करंट किसमें है S2 में। इसका मतलब आउटर सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को पहले हम लिखेंगे, जरा ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, जो आउटर सोलेनॉइड है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि करंट भी आउटर
तो इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे, इसमें हमने यही देखा था, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने बोल दिया कि इनर सोलेनॉइड जिसका रेडियस r1 और इसको हमने s1 बोल दिया, और इस सोलेनॉइड का रेडियस r1 है, इसमें n1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक। सिमिलरली आउटर सोलेनॉइड जो है, आउटर सोलेनॉइड को s2 बोल दिया, इसका रेडियस r2 है एंड इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n2, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न्स मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पूरे सोलेनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, दैट इज n2 एंड सिमिलरली दैट इज n1, ठीक है ना। तो S2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट फ्लो किसमें हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है S2 में, तो S2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, फॉर S2 मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब जरा बताना S2 में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, N2, तो हो जाएगा म्यू नॉट N2 इंटू करंट उसमें कितनी फ्लो हो रही, I, तो म्यू नॉट N2 इंटू I, ये इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है कौन, S2, वो भी इनसाइड सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो अगर हम ऐसे बोले कि ये दिख रहा होगा, ये जो येलो वाला सोलेनॉइड है, ये येलो वाला जो इनर सोलेनॉइड है, तो कई सारे कॉइल्स हैं, 1 2 3 कई सारे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स की बात करें, ठीक, एक कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स, तो ऐसे अगर लिखें फॉर S1, फॉर S1 मतलब कौन है, जिसका रेडियस छोटा है, R1 वाला, ठीक है ना। अंदर जो है वो है S1, फॉर S1 मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, फाइव इज इक्वल टू, फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फाइव इज इक्वल टू होगा बी इंटू ए, ठीक। कॉस थीटा को लेंगे तो थीटा और वो जीरो आ रहा है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो फाइव इज इक्वल टू हो गया बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है फाइव इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू है म्यू नॉट, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, म्यू नॉट N2 इंटू आई। एंड फ्लक्स जो हम देख रहे हैं वो फ्लक्स किससे पास होने वाला, S1 से, तो अगर S1 से पास होने वाला फ्लक्स देख रहे हैं तो S1 से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया हमने, ये आ गई इक्वेशन 1 वाली, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड S1 से पास होने वाली, तो S1 का ही एरिया, मतलब एक कॉइल का, अगर हम यहाँ पे ऐसे दिखाएं, ये हमारे पास वो वाली कॉइल है, देख रहे हैं ये एक कॉइल है, एक, ठीक। एक कॉइल के एरिया की अगर हम बात करें तो एक कॉइल का एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइव, एक कॉइल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो छोटे वाले जो सोलेनॉइड है उसकी एक कॉइल का रेडियस कितना है, R1, तो हो जाएगा पाई इंटू R1 इंटू स्क्वायर। तो ये एक कॉइल की बात हुई हमारे पास, ठीक, यानी एक कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स को हमने फाइंड किया, और ये फ्लक्स जो है किसके लिए, S1 के लिए, ठीक। S1 मतलब छोटे वाले सोलेनॉइड की एक कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स के बारे में हमने बात कर ली। तो अगर हम इसमें देखना चाहें कि क्या एक कॉइल है या बहुत सारी कॉइल है, कॉइल तो बहुत सारी, कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो हर एक कॉइल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स अगर हम देखें तो कितना होगा, तो जरा एक चीज ध्यान दो, N1 जो होता है इसको हम बोले दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम यहाँ पे ऐसे बोले कि जो N1 होता है, ठीक, N1 को लिखते हैं N1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम ले लें कि चलो n है, ठीक, तो N1 इज इक्वल टू कैपिटल N या N1 कुछ भी मान लें, N1 मान लेते हैं, अपॉन लेंथ कितनी है इसमें, कैपिटल L, लेंथ से कितनी हो गई, कैपिटल L, तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी स्मॉल n1 इंटू एल, मतलब जो छोटा वाला सोलेनॉइड है उस छोटे वाले सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N1 इज इक्वल टू स्मॉल n1 इंटू एल, ये इतने नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास, किसके लिए, छोटे वाले के लिए, ठीक है ना। तो छोटा वाला हमारे पास सोलेनॉइड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, N1 इज इक्वल टू N1 इंटू एल, इसकी लेंथ ऑलरेडी यहाँ पे कितनी गिवन है, ये एल गिवन है, ठीक। अब अच्छा एक बात बताओ, छोटे वाले सोलेनॉइड के एक कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स हमने देखा था, ये वाला जिसको हमने लिखा इक्वेशन 2 से, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इतने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से पास होने वाला फ्लक्स अगर हम देखें तो क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ठीक, थ्रू
थ्रू सोलेनॉइड। किस सोलेनॉइड से बात कर रहे हैं? S1 सोलेनॉइड S1। S1 में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? N1 इंटू एल, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाइव टोटल इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए N1, तो एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? म्यू नॉट इंटू N2 आई पाई इंटू R1 का स्क्वायर। N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? फाइव टोटल इज इक्वल टू, N1 की वैल्यू आ गई N1 इंटू एल इंटू म्यू नॉट N2 इंटू आई इंटू पाई R1 का स्क्वायर। ये टोटल फ्लक्स जो है ये पास हो रहा है छोटे वाले सोलेनॉइड से